अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात करें, जो कि आज की तारीख़ में ये इंतखाबात हुए। बैरिस्टर गौहर जिनको नामज़द किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन, अब वो साबका हो गए हैं इमरान खान साहब की जानिब से, वो बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल, अली अमीन गंडापुर, मुनीर अहमद बलोच, हलीम आदिल और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो सूबाई सदर मुख्तलिफ़ सूबों में सदारत उनके हिस्से में आई है। अब सवाल इस पर बहुत सारे उठ रहे हैं इस इलेक्शन पर, और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले का नोटिस ले कि ये इंतखाबात खुफिया तौर पर कहाँ हुए, इसमें ना कोई ऑब्जर्वर्स थे, किसने वोट कास्ट किया और किस तरह खुफिया तरीके से ये सिलेक्शन हो गया। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर सवाल है। इससे पहले माजी के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर मुख्तलिफ सवालात रहे हैं, और जस्टिस वजी के हवाले से भी हमारी मेमोरी में है कि उन्होंने भी कुछ एतराज़ात पार्टी के अंदर के मामलात और शफाफियत पर उठाए थे। आज एक मरतबा फिर सिर्फ एक हुज्जत तमाम की गई, चूँकि कहा गया था कि ये इलेक्शन हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो सपोर्टर्स या जो रजिस्टर कारकुनान हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, वो भी वाकिफ़ नहीं थे कि ये इंतखाबात कैसे हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, किसी ने वोट कास्ट किया या नहीं किया। और अचानक से हमें ये पता चला कि जी जो नामजदगियाँ थीं उसी तरह बिला मुकाबला वो लोग मुंतखब भी हो गए। दीगर सियासी जमातें भी इस पर तनकीद कर रही हैं, इसे सिलेक्शन कहा जा रहा है। कहीं पर यह कहा गया कि गौहर साहब जो हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, ये उसी तरह की चॉइस है जिस तरह से उस्मान बुज़दार पंजाब में आउट ऑफ नोवेयर एक नाम उनका सामने आया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग कह रहे हैं कि जी इसको उससे ना मिलाया जाए, बैरिस्टर गौहर साहब की नामजदगी को उस्मान बुज़दार से ना मिलाया जाए। बहरहाल ये एक पूरी सूरत हाल है जो इस वक्त हमारे सामने है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस मामले पर बात करें। इसके साथ साथ दूसरा अहम इशू जिस पर हमने कल भी बात की थी, आज उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से एलामिया जारी हो गया। एक 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त था जो इमरान खान साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ और उनकी पामाली के हवाले से लिखा था, और कहा था कि ये चीफ़ जस्टिस साहब इस सारे मामले का नोटिस लें। बड़ा वाज़े तौर पर चीफ़ जस्टिस से ये वाज़े किया कि वो इन तमाम बातों को जानते हैं और अपने फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कोताही वो किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठा कि एक ख़त जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया वो मीडिया को कैसे लीक हुआ पहले से ही, चीफ़ जस्टिस तक पहुँचने से पहले। मैं चाहूँगा एक तो इस दूसरा इशू हमारा ये रहेगा, और इसके साथ साथ जो इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर तनकीद है, जिसमें कुछ हमने सीज़ फायर देखा था लेकिन अब दोबारा से हमें तेज़ी देखने में आ रही है। PMLN ने भी आज जवाब दिया। अब तक तो सिर्फ बिलावल साहब ज़्यादा बयान दे रहे थे, लेकिन आज मीडिया टॉक में PMLN ने भी सबका जवाब दिया है। मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं PJ मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सुहेल इकबाल भट्टी साहब अपने प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। और हसन रज़ा पाशा साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, सीनियर कानूनदान। PJ मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस? तमाम जमातें हैं जो कि जनरल इलेक्शंस और शफाफ इलेक्शन और वोट को इज़्ज़त दो के नारे और मुख्तलिफ ऐसे नारे बुलंद करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है, जनरल इलेक्शंस के हवाले से शिरकत चाहती है आम इंतखाबात में। लेकिन मैं एक जमात की बात नहीं करूँगा, सभी जमातों की हाल ये है कि उनके अपने पार्टीज़ के अंदर ही जमहूरियत नहीं है, शफाफियत नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इस सारे मामले का सबूत दिया है। तमाम जगहों से इन इंतखाबात को मुतनाज़ करार दिया गया। ये कोई किसी एक के कहने की बात नहीं है, हर कोई इस पर यही बात कर रहा है। आपकी क्या राय होगी? देखिए, जब हम डेमोक्रेसीज़ की बात करते हैं, आपने कहा है कि किसी पार्टी में इस तरह वी डोंट सी डेमोक्रेसी इन द पार्टीज़। आपने बिल्कुल सही कहा है। अब किसी को अगर आपने टारगेट करना है तो फिर वो टारगेट जो है बड़ा सिंपल है। आज आपके पास एक टारगेट है इन द नेम ऑफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पहले टारगेट्स थे आपके पास इमरान खान, ये था अपने मियां नवाज शरीफ, और फिर जरदारी, फिर बेनज़ीर भुट्टो। टारगेट्स आपके सारे थे। सो इन द कंटेम्प्रेरी टारगेट ये आपके सामने। अब जो मर्ज़ी आपने लकूनास निकाल लिए हैं, लॉज को इन्फोर्स करना है, वो आप करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पूरे पाकिस्तान को पता है क्या हो क्या रहा है। देखो ना, अगर तो हम अपने आप को, वो कहते हैं ना, वो कौन छुपाता है अपनी गर्दन, वो जानवर बिल्कुल ही अंदर चला जाता है, एंड ही हाइड्स अवे फ्रॉम एवरीथिंग। तो हम कब तक ही छुपेंगे, कब तक छुपे रहेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल?
Something has to come out and will come out in due course of time. So the best thing is कि जब आप level playing field कहती है, whether it is PMLN, PPP, PTI और anybody, आप इनको एक free करने दें। और आवाम की बात है, आपकी मेरी बात नहीं है, ये आवाम की बात है। आवाम जिसको वोट दे, जिसको मर्जी वोट दे, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और वो एक्सेप्टेंस होनी नहीं है। पीटीआई आएगी, क्योंकि जो आप मार्केट में चले जाए, पीटीआई का बहुत ज़्यादा जोर है, बिल्कुल जोर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं गुजरावाला गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ, मैं मंडी भावदीन गया हूँ, हर जगह जहाँ जाता वो पीटीआई की बात, उससे कम बात ही नहीं करते कहीं भी। पिंडी में चले जाए, लाहौर में चले जाए। सो द क्वेश्चन इज, एक पॉपुलैरिटी है, क्योंकि जितना आप किसी को सप्रेस करेंगे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। पीएमएलएन भी एक पॉपुलर जमात है, आप इसको जितना आपने सप्रेस किया, आपने पीपल्स पार्टी को सप्रेस किया, लेकिन पीपल्स पार्टी रिकवर नहीं आई, रिकवर नहीं किया इन द सेंस, ना ही पीएमएलएन ने रिकवर किया सिंध में, ना उन्होंने रिकवर किया पंजाब के अंदर। सो व्हाट नेक्स्ट इज गिव अ कंप्लीट फेयर गेम फॉर एवरीबडी, और उसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, अगर तो आपने इस तरह ही करना है कि भाई इसको करवाना है, उसको करवाना है, इसने करना है, ये करना है, लेट मी टेल यू, आगे जो भी आएगा उसके हाथ में कोई वो दूध की नहरें नहीं होंगी, ना दूध के डब्बे होंगे कि ओवरटर्न कर देगी इकोनॉमिक डिप्रेशन को। इसमें हमने सब मिलके काम करना है। दैट इज पीजे सब मुझे जरा एक पार्टी आएगी, ये सब आई कैन टेल यू, ये सब गैंग अप हो जाएंगे, सब गैंग अप हो गए। ये तो आप आगे की बात कर रहे हैं, मैं तो स्पेसिफिकली इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर आपसे बात की थी। इसको इस पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो उन्होंने जो कर दिए वो कर दिए। आई मीन एक्सेप्ट इट। I mean that is the way your democracy runs in this country. So let's not, वो कहते हैं ना, let's not beat around the bush। जिस तरह इन्होंने किए वो पहले बाकियों ने किए। मुझे बता दें कहाँ चेंज आई है, किस पार्टी में चेंज आ गई है, बता दें मुझे आप। कोई चेंज नहीं आएगी। जो इमरान खान कहेगा वही होगा, जो नवाज शरीफ कहेगा वही होगा, जो जरदारी कहेगा वही होगा, एंड दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। मतलब कोई खैर की तवक्को ना रखें, कोई बेहतरी की तवक्को ना रखें। पीछे आपका एक रेयर पॉलिटिकल सिस्टम है, रेयर डेमोक्रेसी है। इट इज समथिंग which is rare in the world of democracy। ये वो नहीं है डेमोक्रेसी। हम न तीतर है न बटेर है। हम एक दिन बटेर बन जाएंगे, एक दिन तीतर बन जाएंगे, हम जमहूरियत के नारे लगाएंगे, आज चले जाएं बाहर। क्या आपको पता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है? क्या आपको पता है कि डेमोक्रेसी क्या है? क्या आपको पता है जमहूर की आवाज़ कहाँ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सो प्लीज लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश। अपने आप को धोखा मत दें। जो आपका सिस्टम चल रहा है इसको बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करें। भट्टी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं क्या बात करनी चाहिए कि जिस तरह से ये इलेक्शंस हुए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और बाकी जमातों के भी होते हैं, मतलब कहाँ से अब जब एक जमात बात करती है कि जनरल इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब कुछ हो, उस पार्टी के अपने इंतखाबात पार्टी के अंदर इस तरह से हो रहे हैं, कोई नॉमिनेशन होती है, बिला मुकाबला मुंतखब हो जाना, इंतखाब कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, ये जब पार्टीज़ अपने अंदर ही एक्सरसाइज नहीं करेंगी इस चीज़ को, तो फिर उसको मुल्क की सतह पर और फिर अपने जनरल इलेक्शंस में कैसे उसकी तवक्को रखते हैं? जी अस्सलाम, बिल्कुल। और इस पर बात होनी चाहिए। और उसके जहाँ तक पाकिस्तान तरीके, अगर पाकिस्तान तरीके दीगर जमातों की रविश को इख्तियार करना है, तो फिर तो आपका अपना बयानिया जो तब्दीली और कुछ नया कर दिखाने का जो दावे थे वो सब खत्म हो गए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जितनी सियासी जमातें बिलखुसूस इस शफाफ तालबा इस वक्त जो सबसे ज्यादा जोरों पर है जिसकी तरफ से, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, क्योंकि वो मुतासरा है, जिन्हें मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जिनके जिम्मे पड़ा हुआ है 9 मई का वाकया, और उन्हें कंपेन का मौके नहीं मिल रहे, तो वो रोज मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, उन्हें रास्ता मिलना चाहिए। तो जब आप ये मुतालबा करते हैं, तो फिर उस वक्त जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको डायरेक्शन दी, और ये जो नॉर्मल इलेक्शन नहीं थे, जो माजी के अंदर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ में भी खानापुनी के तौर के ऊपर ये इंटर पार्टी इलेक्शन होते रहे हैं जैसे दीगर जमातों में होते हैं, लेकिन इस वक्त का मामला मुख्तलिफ था। जो सूरत हाल थे, जो हालात थे, और बिलखुसूस जब बल्ले का निशान एट स्टेक था, उसको बचाने के लिए अल्टीमेटली एक स्टेप लिया गया, तो आपको यकीनी तौर के ऊपर 5-6 दिन और इंतजार कर लेते, वेट करते, पूरे तरीके के साथ आते, वहां पे कुछ ऑब्जर्वर मौजूद होते, कुछ वोटर्स दिखाई देते, वोटर लिस्टें सामने होती, तो नॉमिनेशन पेपर किसने फाइल किया, कोई क्राइटेरिया सामने था। मतलब ये तो बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक था। सुबह 15 मिनट के बाद आपने नतीजे का ऐलान कर दिया,
और जो कुछ विजुअल्स वहां से देखने को मिले 100 कुर्सियां लगी हुई तो 10-12 लोग बैठे हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए था। मिस्टर गोहर अगरचे उन्होंने एक बड़ी अच्छी अपनी एक थॉट्स का इज़हार किया है कि वो किसी से लड़ाई नहीं करना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि जो डैमेज कंट्रोल है वो किया जाए, रिपेयर वर्क किया जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि जो आज का अहम तरीन दिन था, इंटर पार्टी के इलेक्शन का इनेकाद था, उसको पाक और उसके साथ-साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक करवाया जाता ताकि कोई उनका पार्टी के अंदर से या उनका मुखालिफिन में से कोई दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाए तो आपके पास वक्त नहीं है, आप अपने उस इलेक्शन को सिक्योर कर पाते। अब माजरत के साथ जो कुछ हमने तब किया और उसके साथ फिलडैट के बिलाल महबूब साहब जी। जो उन्होंने किया है और मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन में मामला चैलेंज होगा। आप बाबर भी ये बात कर चुके हैं और ये बट्टे का निशान आज के इलेक्शन पर बचता हुआ दिखाई नहीं देता। ये मेरे ख्याल में एक इनकी गलत हिक्मत अमली थी, दुरुस्त अंदाज में इलेक्शन का कंडक्ट नहीं करवा सके और इसका जो डिसएडवांटेज होना है जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जाएगा ये मामला तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका पहुंचेगा। उस वक्त फिर इदारों को ब्लेम करने की कोशिश की जाएगी कि हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा, हमें बंद गली में धकेल दिया गया है, किसी को लाडला और किसी और को लाडला बना दिया गया है। तो इन इल्जामात ब्लेम गेम की बजाय आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बेहतर अंदाज में इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए थे जो कि नहीं हुए और ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और मुझे नहीं लगता कि आज के इलेक्शन का जो नतीजा है ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने जिसके नतीजे में बल्ले का निशान भी जाता रहे। राइट सर, हसन रज़ा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम कहूँगा। पाशा साहब, आप कैसे देखते हैं बतौर कानूनदान और जिस तरह से अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि इस पर एतराज़ात हैं और इसको अदालत ले जाने की बात है, क्या ये टिक पाएगा ये इस तरह का एक इलेक्शन? एक तो सवाल ये है। दूसरा, चूँकि आप ख़ुद वकील हैं तो मुझे ये बताइएगा, ये जो सरबराही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये एक वकील के पास जाना, इस पर बड़ी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी, बाकी जगहों पर भी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एक अच्छा मौका था और ख़ास सर्कमस्टांसिस भी थे। 5-7 दिन और डिले के साथ अगर ये, क्योंकि 20 डेज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको दिए थे, तो एक प्रॉपर तरीके से सही अच्छा इलेक्शन करवा देते तो ज़्यादा बेहतर था। ये वाकई एक ऐसी एक्सरसाइज की गई है जैसे लगता है कि एक उन्होंने मजबूरन एक बस वो फॉर्मेलिटी सी पूरी की है। इसको ही देखिए ना, चारों सूबाई सदूर आपने इसमें उनको इलेक्ट किया, चेयरमैन को इलेक्ट किया, क्या तरीका था, क्या चारों जो सूबाई सदूर है उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सारा वहाँ मौजूद था, वोटर्स लिस्टें मौजूद थी, आपने वोटर्स शो किए कि इतने वोटर्स हैं जिन्होंने वोट पोल करने हैं, कैसे हुआ। ठीक है, इलेक्शन उन्होंने एक ही बंदे ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना इंतहाई ज़रूरी था, जिसमें तरीके इंसाफ बुरी तरह फेल हुई है और उनको इस चीज़ का वो अंदाज़ा नहीं था कि वो कि जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हैं, फ़र्ज़ कर लें एक परसेप्शन है जी उनका भी है कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ है और ये बड़ी ज़्यादती की इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को कहा है। तो स्पेशली इस तनाजुर में अगर उन्होंने ये इलेक्शन करवाना था तो फिर इनको तमाम तर रिक्वायरमेंट पूरी करके इलेक्शन में जाते तो ज़्यादा बेहतर था। जिस तरह अभी भट्टी साहब फरमा रहे थे, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जब ये मैटर जाएगा तो वो डिससेटिस्फेक्शन नज़र आती है उनकी हद तक। मुझे इलेक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। दूसरा, जहाँ तक वकील का है, बतौर वकील चले मैं अप्रिशिएट करता हूँ, गौर अली खान एक बड़े कमिटेड किस्म के वकील हैं, अच्छे वकील हैं और उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल तनाज़र में देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने आल दो कि इस वजह से उनको बनाया है कि चेयरमैन साहब के साथ जेल में उनका राब्ता रहता है तो वो वहाँ से डायरेक्शन लेके आगे कारकुनों तक पहुँचाएंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल हवाले से जो नुकसान है वो ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो चंद एक कमिटेड रह गए थे इनके साथ, उनमें भी मायूसी फैलेगी। मसलन आप देख रहे हैं अली मोहम्मद खान है, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वो हो सकता है मीडिया पे आके कहें और मुझे यकीन है कि वो यही कहेंगे जी कि मैं अपने चेयरमैन के फैसले पे लबैक कहता हूँ, बाकी भी कुछ कहे। नहीं, मैंने उनकी स्टेटमेंट तो ऑलरेडी कोट कर दी। उन्होंने कहा बैरिस्टर गौर को बुज़दार से ना मिलाया जाए, वो पीटीआई का तल्ख तजर्बा था, यानी कि ये एक बेहतर चॉइस है, तो उन्होंने इंडोर्स कर दिया, उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया इस पर, अली मोहम्मद खान साहब ने।
जी, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जितने लीडर्स हैं जो कि इस वक्त तक उन्होंने ना पार्टी छोड़ी है और ना ही उन्होंने किसी किस्म का ऐसा इंदिया दिया है कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं और डे वन से कमिटेड है, उनको उनको जरूर ख्याल रखना चाहिए था। उनको आपने इग्नोर किया और एक ऐसी शख्सियत को बनाया जो कि नॉन पॉलिटिकल है। बतौर प्रोफेशनल लॉयर ही इज अ गुड चॉइस, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखना यह है कि बतौर चेयरमैन इतना अहम ओहदा, पार्टी वर्कर्स और ग्रास रूट लेवल तक उनका कोई कांटेक्ट है, वकीलों के साथ यकीनन कांटेक्ट है, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक वर्कर्स के साथ कांटेक्ट करना, किसी का नाम का भी ना पता होना, कोई उसके पोर्टफोलियो का भी ना पता होना, ये एक बड़ी आगे जाके एक इनको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी। ये बड़ी आपने सही बात की है। एक अरसे तक एक बहस चलती थी कि जब रिप्लेसमेंट कभी ज़रूरत पड़ी तो कौन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान साहब की, तो बड़े और नाम आया करते थे सामने। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह जब पीटीआई ने हुकूमत बनाई तो पंजाब में नहीं सोचा था कि उस्मान बुज़दार नाम के भी कोई शख्स हैं जो कि एग्जैक्टली वज़ीर आला बन जाएंगे सूबे के। इसी तरह ये भी उसी तरह ही है, गो कि कहा जा यही रहा है ना हुआ। मिलाया जाए, लेकिन अपना इनका कारकुन वर्कर सवाल कर रहा है कि ये क्या मतलब। वो तो बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं बैरिस्टर साहब के नाम से, वकालत में उनका नाम होगा, लेकिन सियासत को लेकर तो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये चॉइस क्यों है इमरान खान साहब की, और इससे मायूसी बहरहाल बड़ी हद तक मौजूद। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं ज़रा। पीजे पीर साहब, जो मामला था चेयरमैन पीटीआई के ख़त का जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा, इंसानी हकूक़ और मामलात और दीगर चीज़ें, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? और मेरे ख्याल से जो जवाब होना चाहिए था वो बड़ा माकूल और मुनासिब जवाब है ऑनरेबल चीफ जस्टिस का कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों का पता है और उसमें यकीनन मैं कोई कोताही नहीं करूँगा। ये क्या सिर्फ ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते थे खान साहब, तो ये ख़त लिख दिया? इसके पीछे क्या और मोटिव होगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो? कहाँ पर वो ज़्यादती समझ रहे हैं? अपने कारकुनान की वो बात करते हैं, लेकिन क्या बेहतर नहीं था इस ख़त में जहाँ वो ये बात करते वो एक आम माफ़ी का भी ऐलान कर देते कि जी दे दी जाए मुझे 9 मई के लिए जो मैंने गलत किया था? देखिए, इसमें ये बड़े कॉम्प्लेक्स आप इसके जवाब हैं। नंबर वन, आज इस नौबत पे हम पहुँचे क्यों कि कोर्ट्स के पास आगे जा रहे हैं? यही पहले जो आपने कहा कि ये पब्लिकली पहले आप ये बात कर देते कि भाई ये जो चंद अनासर हैं जिन्होंने ये हरकत की है 9 मई को, ये पीटीआई अनएक्सेप्टेबल है उनके लिए। बड़ी सिंपल सी बात थी, उन्होंने कहा है, लेकिन वो दबे लफ्ज़ों में। आई विश कि इसको एक बड़े बड़े तरीके के साथ कह देते, इन द नेशनल इंटरेस्ट, नॉट इन द पार्टी इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि कोई भी पार्टी का वर्कर इस तरह की हरकत करेगा वो उसके लिए इनएक्सक्यूजेबल है ऐसी ऐसी हरकतें। तो आई थिंक अगर ये ज़रा जोर से कह देते तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर, ऑप्टिक्स ज़्यादा अच्छे हो जाते, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। रियासती इदारों और रियासती इदारों और उसमें मौजूद लोगों को गाली निकालने वाले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या बुरा कहने वाले का ताल्लुक नहीं है। मुझे तो किसी किस्म की उनकी दबे अल्फाज की भी कोई ऐसी मजम्मत जो शायद कुछ अगर कह लें कि आसानी पैदा करे, वो तो नज़र नहीं आई है इस वाक़े के बाद से। यानी कि वो स्टैंड बाय करते हैं जो जो एक्ट्स हुए और उनकी मुकम्मल तौर पर मजम्मत नहीं करते हैं। वो गो के वो लाताल्लुकी का इजहार करते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं करते हैं। देखें, इसमें तो दो राय है ही नहीं है। ये जो हरकत हुई है ये अनएक्सेप्टेबल है किसी पार्टी की तरफ से भी। आज हम पीटीआई की बात कर रहे हैं, जिन वर्कर्स ने ये काम किया है वो पाकिस्तान की कोई फलाह बहबूद का काम नहीं किया, पाकिस्तान को बेइज्जत करने का एक काम किया है। तो फिर हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? अगर ऐसे लोग हमारे अंदर बैठे हुए हैं तो फिर हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? उनका तो काम यही है। तो अगर आपने उनके काम में और इजाफा करवाना है या करना है तो फिर आप करते रहें, फिर आप उसको भुगतें। तो बात यह है कि ये इसको बड़ी संजीदगी से आपने लेना है। हमने आगे फ्यूचर में देखना है। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगियाँ दे, सब पार्टी लीडर्स को ज़िंदगियाँ दे, लेकिन सारी उम्र नहीं जिंदा रहते। एग्जैक्टली एक एक टाइम आता है, यू हैव टू गो। गौर अयूब साहब चले गए ना कि अभी। तो द थिंग इज कि इसी तरीके से हमने बाकियों को भी देखना है। Nobody is permanent, but the state of Pakistan is permanent. And we have to think about the state of Pakistan and not about a political party, not about personal egos, and not about कि मैं। अभी वक्त है हम का, मैं ख़त्म हो गई है। कोई मैं शय नहीं रही इस मुल्क के अंदर।
हमने बहुत धचका खाया है, खा रहे हैं, और अगर खाते रहेंगे, अगर हमारे यही लाएअमल रहते रहे, तो मैं समझता हूँ कि हमें एक ज़ोर का एक नारा लगाना है कि ऐसी चीज़ों को पीछे फेंको और आगे चलो, एंड लुक टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लेट्स से रिकॉर्स टू पाकिस्तान रादर देन फाइटिंग विद ईच अदर। हम क्या कर रहे हैं अरसलान? हर प्रोग्राम के अंदर एक दूसरे की तनकीद और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे। दिस इज़ नॉट द वे फॉर पाकिस्तान। हमें आगे चलना है मेरे भाई। हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, क्योंकि हमारा ये जो फीलिंग्स आ रही हैं, अपनी पर्सनल पॉलिटिकल फीलिंग्स जो आ रही हैं, हम बात क्या कर रहे हैं? हर पॉलिटिकल पार्टी की फीलिंग की बात कर रहे हैं। तो आप बाहर जो जिसकी हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए या फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, आपके क्या ख्याल है? ये हम अच्छा मैसेज दे रहे हैं? डेली हम ये कर रहे हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, लोग तो भाग जाएंगे आपसे। नोबडी इज विलिंग टू कम टू पाकिस्तान। ये वही लोग आएंगे जो कि आपको डिक्टेट्स कराएंगे, अपनी पॉलिसीज आप पे चलवाएंगे फॉर देयर इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो वी गॉट टू वेक अप एंड थिंक अबाउट आवर ओन नेशनल इंटीग्रिटी, एंड नोबडी इज डूइंग इट। आई एम सॉरी टू से। राइट, भट्टी साहब, कैसे देखते हैं आप इमरान खान साहब का ये खत और फिर उस खत का जो जवाब है? क्या इसके पीछे मंतक क्या समझ में आती है? कोई एक चीज़ को वो रिकॉर्ड पे खान साहब लाना चाह रहे थे, या वो तवक्को करते हैं कि अदलिया ही है जो रोल प्ले कर सकती है और इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है जो रोल प्ले कर सकते हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल बेहतर हो जाए, या एक डेस्परेट कॉल, लास्ट कॉल इसे कहेंगे आप, जो इमरान खान साहब ने ये दी? भट्टी साहब। जी अस्सलाम, थोड़ी सी ऑडियो डिस्कनेक्टिविटी थी, मैं अगर रिपीट कर। बट साहब, जानना चाह रहा हूँ जो ये इमरान खान साहब का ख़त है चीफ जस्टिस साहब के नाम, और फिर उस पर जो अब जवाब है, इस ख़त के पीछे क्या मंतक, क्या लॉजिक आप देखते हैं, और क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं ये लिखने की, और फिर जो जवाब आया है उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? अस्सलाम, से आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें फर्दर कुछ ऐड जरूर करना चाहूँगा कि जो भी नई हिकमत अमली बनी है, अगरचे के इलेक्शन कमीशन के तवक्को के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तरीके साफ जिस अपने पूरी हिस्ट्री के, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बदतरीन और क्रिटिकल टाइम से गुजरी है। ये वो टाइम था जहाँ पे आपने कुछ पैच वर्क करना था, सूरत हाल को बेहतर बनाना था। वो मौका भी मेरे ख्याल में उन्होंने खोल दिया है। मिस्टर गोहर चले एक मकबूल पार्टी वर्कर है, लेकिन वो लोग जो 9 मई के वाकयात में बहराए रास्त मुलविस हैं, जिनके ऊपर इस्ताद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, जो मतलूब हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अफियात का सामना है, जिन्हें नैब के करप्शन केसेस का सामना है, जिसमें उनमें से एक शख्स को आपने खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनवा लिया है, अली अमीन गंडापुर को, और राशमीन यासिर साहिबा वो पार्टी के लिए बहुत अच्छी वर्कर होंगी, लेकिन जिस नेचर के उन्हें मुकदमात का सामना है, उनको भी वहां पे नॉमिनेट करके एक मरतबा फिर साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इदारों को एक मैसेज दिया है कि वो अपनी स्ट्रेटजी और अपनी प्लानिंग के ऊपर अभी तक कायम है और अपने अंदाज से चीजों को चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में उनकी ये अप्रोच काफी ज्यादा मुश्किलात का बायस बनेगी। अब इसी साथ जुड़ा हुआ सवाल है जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा गया। देखिए, खत लिखने की इंटेंशन मेरे ख्याल में कुछ अच्छी नहीं। खत लिख सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा गया, यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, लेकिन उस खत को लिखने के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को वसूल होने से पहले वो मुख्तलिफ जो सर्कस में लीक कर दिया गया। उसके मंदरजात पहले ही बाहर आ गए, पहले अंडर डिस्कशन हो गए, ताकि चीफ जस्टिस पर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कुछ प्रेशर डाला जा सके। मेरे ख्याल में उनको इस खत नहीं चाहिए था उस वक्त, जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा सामने है कि उस जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं, माजी के अंदर आपने एक झूठा प्रोपेगेंडे पर मबनी आपने उनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भिजवाया। उस चीफ जस्टिस को आपने हटाने की भरपूर कोशिश की कि वो फारिग हो जाए, वो इस मनसब तक ना पहुंच सके। अब उनके खिलाफ जहां पे आप बेपनाह साजिशों में मुलविस रहे, अब आप वहां पर जाके जब आप खुद अपने दीगर मुकदमात में, दीगर मामलात में आपकी जवाब तलबी हो रही है, तो आपने उससे एक हाईएस्ट फोरम को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस लेवल पर जाना चाहिए था, और इंटेंशन भी अच्छी नहीं थी। सिर्फ पब्लिक सिंपैथी या एक मजीद अपनी पब्लिक के अंदर अपनी फेवर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए एक अटेम्प्ट की गई, जिसका अल्टीमेटली फायदा नहीं हुआ। उसके साथ अब पाकिस्तान जिस दोराहे पर खड़ा है और जिस नहज पर पहुंच चुका है, पीजे मीर साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात की। इस वक्त हमें एक जो पॉलिटिकल विजडम की जरूरत है,
और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने जब बरतानिया से वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जो एक बयानिया दिया था, मफाहमत की बात की थी, मेरे ख्याल में ये वो वक्त है कि अब बैठ के तमाम जमातों को एक मरतबा बैठ के बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे की बेजा मुखालफत, और उसके साथ हम देखें कि हमारे सियासी पार्टी के अंदर कितना वीक सिस्टम है, जो भी हमने इंटर पार्टी इलेक्शन की सूरत हाल में देख लिया। तो मिल बैठ के बात करने की जरूरत है। जो काम इदारों के जिम्मे है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई गलती की है, किसी ने कोई जुर्म किया है, वो कल का के ऊपर उस मामले को छोड़ देना चाहिए। एफआईए है, नैब है, अदालतें हैं, वो उस मामले को देख लें। लेकिन एक पॉलिटिकल हार्मनी क्रिएट करने की जरूरत है। पाकिस्तान मुश्किल 3 वक्त से गुजर रहा है और हमने जी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम पॉलिटिकल जो एक्टर्स हैं, इनको मिल बैठ के इस तमाम सूरत हाल को देखकर एक कोई बेहतर आइंदा का लाहेबल बनाना चाहिए। सिर्फ जिस तरह आजकल बिलावल शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं नून लीग को, और अभी तक हुकूमत का हिस्सा थे, और उनके वालिद कहते हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी, वो खुद भी हुकूमत का हिस्सा होंगे, और फैब्रिक मजीद डैमेज मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। जी हसन रज़ा पाशा साहब, आप कैसे देखेंगे, जिस तरह अभी भट्टी साहब इशारा कर रहे थे कि हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस यहाँ तक ना पहुँचें, उन्होंने सामना किया, क्लियर हुए तमाम तर चीज़ों से, आज वो मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। अब वो एक ज़ात की बात नहीं है, एक मनसब की भी बात आ जाती है, जो कि जिस मनसब पर वो फाइज़ हैं। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि उन्होंने कोई ग्रज नहीं रखा हुआ होगा, और उन्होंने इसी बात का इजहार भी कर दिया है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनका फ़र्ज़ है उससे बाखूबी वाकिफ़ है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? सबसे पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ख़त का जवाब दे के ये ज़रूर साबित कर दिया कि वो उन्होंने इनके ख़त को गौर से पढ़ा है और रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका, बल्कि उसका जवाब दिया है। दूसरी बात जो है वो ये वो इस तरह है कि इसको दूसरे तरीके बहुत सारे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सीख की जा सकती है। इनके पास बड़ी अच्छी कानूनी टीम है और मुसलसल वो अदालतों में आ रहे हैं। वो कर सकते थे 184(3) की कोई पिटीशन कर सकते थे, 199 की कर सकते थे, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर सकते थे, फंडामेंटल राइट्स की बात जो उन्होंने खत में की है वो पिटीशन में कर सकते थे। दूसरी बात ये शायद आती जी कि वो उन्होंने की है उस पे ऑब्जेक्शन लग गए, तो ऑब्जेक्शन भी लग जाए अगर पिटीशन पे, उसके बावजूद आप विद ऑब्जेक्शन कोर्ट में पेश करने की इस्तदा कर सकते हैं कि ऑब्जेक्शन के साथ कोर्ट में पेश करें, ओपन कोर्ट में उसकी हेयरिंग हो, वहां पे इनके वकील करें। मैं समझता हूं कि ये खत करके इन्होंने एक तो आज देखें, इसी वजह से आज मैं दूसरा के तीसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये खत की बात हो रही है, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी की ये यकीनन ये कामयाबी है कि उन्होंने एक एक नुक्ता दे दिया जी है पाशा। टॉक लो, और खत का जवाब ये आया, तो इस तरह आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें देखें उस खत की जिस तरह साइफर पे वो खेले, इस खत में भी वो खेल रहे। मैं समझता हूँ कि प्रॉपर तरीका है वो करें। और जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तल्लक है, अगर इमरान खान साहब का जाती को केस आया, मुझे ये यकीन है कि वो नहीं सुनेंगे। इस वजह से उन पे शायद ये बात है कि वो कुछ अपने रेफरेंस की वजह से उनका कोई वो बायस्ड है या और ऐसी बात। तो मेरा ख्याल है उनको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब को खुल खुला के कोर्ट में जाना चाहिए और अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। कोर्ट उनकी बात सुनेगी भी, और अगर कोई उनका रिलीफ बनता हुआ तो वो ज़रूर मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि रिलीफ ना मिले। मुझे पाशा साहब ये बताएं कि ये क्या सिर्फ आपने कहा जैसे साइफर पर खेले, इस खत पर खेले, इस खत की बात हो रही है, खिलाड़ी तो हैं खान साहब और जाने माने दुनिया के खिलाड़ी हैं, अभी उनकी अभी भी खेलना ही है उनकी सियासत का मकसद हर चीज़ पर, या वो चाहते हैं कि डिफ्यूज़ हो सिचुएशन और एक ऐसी सिचुएशन बने जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पॉजिटिव सियासत हो, मुल्क को आगे लेकर जाया जाए, या ये खेल खेल में ही सब कुछ को आग लगा दी पहले ही और अब खेल खेल ही आगे खेला जा रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। 9 मई को जब ये वकूआ हुआ, कंडेम करते हैं, हम सब करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बदाखलत से इनके वकला की टीम को इजाज़त मिली, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जब बाहर आएंगे तो वकला उनकी तरफ से ये कौम को पैगाम देंगे कि पीटीआई के चेयरमैन ने कंडेम किया है 9 मई के इन वाक़यात को। लेकिन मुझे उस वक्त ज़रूर अफसोस हुआ कि उन्होंने ये बात नहीं की, बल्कि जब उनका इंटरव्यू कोर्ट रूम के अंदर हुआ, एक सहाफ़ी उनका इंटरव्यू कर रहा था और उसने जब बात की
तो उन्होंने कहा कि अगर दोबारा मुझे गिरफ्तार करेंगे तो फिर ऐसा होगा। सो अभी तक 9 मई की कंडेमनेशन उन्होंने नहीं की, जो कि मैं समझता हूं कि उनके अगेंस्ट जो मेन बात जा रही है वो ये जा रही है। इसी के साथ जो जहां हमने पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होने के लिए कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म 1 और 2 पॉइंट एजेंडे पे बात करें कि इलेक्शन होने चाहिए, कब होने चाहिए। नंबर 2, मुल्क की इकानमी को सीधा करने के लिए क्या क्या तजावीज़ है सबकी वो दे। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बोली, लेकिन इमरान खान साहब ने हामी ना भरी वो उसमें, और हमारी वो फिर चूंकि मेन स्टेक होल्डर्स यही 2-3 जमातें थी, अगर ये नहीं आती तो बाकी पार्टियों का तो फायदा नहीं था बुलाने का। हम समझते थे कि आम लीडरशिप यहाँ बैठे। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसी गलतियां जज्बाती होके की गई हैं उनकी जानब से, जिसका खमियाजा न सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई की लीडरशिप, बल्कि पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। अभी भी वक्त है कि वो एडवेंचर करने के बजाय मफामत की पॉलिसी, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को भी कहूँगा कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे अगर मफामत की बात की है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल के चलने की बात की है, बैठने की बात की है, तो उसमें पीटीआई को नज़रअंदाज ना करें, पीटीआई को दावत ज़रूर दें, उनकी लीडरशिप के को ज़रूर मिले। क्योंकि एक मुझे अच्छी पॉजिटिव लगी बात कि जब पीटीआई की क़यादत मिलने के लिए गई अब मौलाना फजल रहमान साहब को, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव था। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी वक्त है लीडरशिप के पास कि अपने मामलात अदालतों में ना लेकर जाएं। पार्लियामान इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे वो मसाइल अपने हल कर सकते हैं। तमाम आपने सियासी दुरुस्त लीडर्स फरमाया के लिए पाशा ये साहब, ये जरूरी बड़ी है एक कि वो आइडियल आपस में बैठे। सिचुएशन है और इसकी अशद ज़रूरत भी है हमें। लेकिन बज़ाहिर इसकी कोई सूरत ना हमें माजी में नज़र आई, ना हमें इस वक्त नज़र आ रही है। जब ये पार्लियामान में थे, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब भी बाकी साथी अगर कहते भी थे तो खान साहब बिल्कुल इनके साथ बैठने, हाथ ना मिलाने की बात करते रहे। अब भी शायद वो यही प्रेफर करेंगे। तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन इस वक्त वो नक्शे से ज़रा हट के है। उनकी पार्टी ज़रूर इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से मैदान में आ गई या बाकी चीज़ें। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। बैक पीजे मीर साहब और एक दूसरे पर स्टेटमेंट्स हैं। बिलावल साहब ने तो उनकी जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह से वो चल रहे हैं, वो मुसलसल मियाँ साहब को, उनकी जमात को टारगेट कर रहे हैं। अब तक हमने देखा था उतनी जवाब नहीं दिया जा रहा था, खामोशी थी। लेकिन आज से मैंने बाज़ाब्ता तौर पर देखा कि राना सनाउल्लाह साहब भी खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, बाकी भी बात कर रहे हैं कि ये पंजाब से हमारा जो एंटी वोट है उसको लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिर ये कि क्या ये पंजाब में खड़े कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान को कराची जैसा बना देंगे। ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है सर, ये बस इसको किस तरह देखते हैं आप? ये रूटीन का एक मामला है, इंतखाबात की तरफ बढ़ने की एक वजह है, या इससे ज़्यादा भी कुछ है? असलन ये इसको हम कहते हैं टीडी, टोपी ड्रामा। ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है। शहबाज शरीफ ने कहा था ना, रीगल पे मैं पेट फाड़ दूंगा, उसके साथ आप बैठ गए। बाद में अली बाबा 40 चोर बैठ गए, आप हुकूमत बनाई, लेकिन हुकूमत में नहीं चल सके क्योंकि पीएमएलएन का एक अपना नज़रिया है, पीपीपी का अपना नज़रिया है। तो गवर्नमेंट से बाहर आ गई पीएमएलएन, तो गवर्नमेंट से बाहर आ गई। तो ऑपोजिशन में क्यों इकट्ठे हुए थे? एक आदमी के लिए, और किसी कोई देयर वाज नो लव लॉस्ट। ये हमेशा उसने एक पैसिव सीट ले ली, इस एक ने एक्टिव सीट ले ली। अब जो सारा जो मलबा है वो आपने पीएमएलएन पे डाल दिया कि पीएमएलएन बड़ा कर गया, ये कर गया, वो कर गया। नो, ये पीडीएम है जो जो, 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 जो जिसकी हालात की वजह से आज आप सारे सफ़र भी कर रहे हैं। उससे पहले आपने पीटीआई को ब्लेम किया, बिल्कुल फेयर इनफ, आप बिल्कुल करें उनको ब्लेम। लेकिन ये तो नहीं आप कर सकते ना कि आप पीएमएलएन को सिंगल आउट कर दें और आप दूध से धुले हुए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो पीडीएम के अंदर, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। आप सब एक थे और सारे इक्वली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ब्लेम गेम की बात नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात होती है। तो आज वही चीज़ है। सो बेसिकली आज जो आपने जो कहा है कि जिस तरह अब ये बयानात आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह दे रहे हैं या दूसरे उनके भी दे रहे हैं, तो ये उनका एक पॉलिटिकल राइट है, वो दें, क्योंकि इन्होंने वो करना है अपने वोटर को। एट द एंड ऑफ द डे अब तो गेम ओपन है, अब तो अपना अपना वोट है, आपने अपने वोट को कंसोलिडेट करना है। आप वो कैसे करेंगे कि ये वो बुरा है हम अच्छे हैं, वो कहेंगे ये बुरे हैं हम अच्छे हैं। ये आपका पॉलिटिकल निज़ाम है।
आपने ये तो नहीं देखना कि नहीं जी हम तो सारे अच्छे थे लेकिन अब वोट हमें दे, अवाम वोट नहीं देती है, अवाम सोच के वोट देगी। और आपका ये जो एक प्लेयर जिसको आपने डोरमेंट किया हुआ है, ये प्लेयर बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। जैसे मैंने पहले कहा है, ये आप चले जाएं बाज़ार के अंदर, खुद जाके पूछ लें, लेकिन ये क्या वोट कन्वर्ट होगा दिस पॉपुलैरिटी इनटू अ वोट या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन आगे मुश्किल वक्त है, इन इलेक्शंस को अल्लाह के फजल से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो मर्जी आप कर लें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें नेशनल गवर्नमेंट चाहिए, ये नेशनल गवर्नमेंट इज़ द इशू, क्योंकि जो गवर्नमेंट आएगी, ये जितने बार बैठे हैं इन्होंने तलवारें पकड़नी नहीं और एक दूसरे पर तनकीद का निशाना इनको बना देना है। सो इस तनकीद से बचने के लिए नेशनल गवर्नमेंट एक फॉर्म हो जाए जिसके अंदर हर एक की नुमाइंदगी हो, उसमें जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उस पर तनकीद नहीं होगी, उस पर कम से कम आप फोर्सफुली नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप काम करेंगे, एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। अभी आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, आपको नेशनल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। अदरवाइज यू आर बैक टू स्क्वायर वन, दैट्स इट। बट ये सब इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से कि नेशनल गवर्नमेंट ही मसले का हल है, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट में स्टेक होल्डर सभी आ जाते हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक फ़र्द नहीं लेता, एक दूसरे पर डालता है। नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं थी, पर कई जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत हमने अभी देखी, उसकी ज़िम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। वो उसका मलबा इधर उधर, कम वक्त, ये वो सारी चीज़ों पर डाला। 5 साल के लिए भी एक नेशनल गवर्नमेंट आ जाए, आप समझते हैं कि क्या वो चीज़ें बेहतर कर सकेगी, या किसी को तो 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, जो कि बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आता है, जो रिस्पॉन्सिबल हो, जिसको अवाम रिस्पॉन्सिबल ठहराएं और कहें कि जी ये आपकी पॉलिसीज़ थी, आज अच्छा नहीं हो रहा, और जी ये अच्छा हुआ तो ये आपका क्रेडिट है। अरसलान, देखिए मुस्लिम लीग नून तो इसमें भरपूर कोशिश में है और कोशिश कर रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से 2 तिहाई अक्सरियत को यकीनी बनाए। उससे सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल थ्रेट था जिस जमात से, वो उनको केसेस का, अदालतों का सामना है, उनके इंतखाबी निशान बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और पीपल्स पार्टी को उतना बड़ा थ्रेट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है, जिस नहज पर मुआशी और सियासी हालात पहुंच चुके हैं, और अब पाकिस्तान ने दोबारा अगर टेक ऑफ करना है, तो आप जो माजी की आपकी आपकी जो एक ट्रेडिशनल हुकूमतें थी, जिसमें आप हुकूमत में आए, सामने अपोजिशन है और अपोजिशन आपको सर जोड़ तोड़ कोशिश करती थी कि आपको ना चलने दिया जाए, ताकि आइंदा इलेक्शन में आपको एक कमजोर और नाकाम हुकूमत साबित करके हम इक़्तिदार में आए। तो अब पाकिस्तान ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना पाकिस्तानी अवाम इस तजर्बे से दोबारा गुजर सकते हैं। अब आपको गैर मामूली काम करने, उस गैर मामूली काम करने के लिए ज़रूरी है, बिलखुसूस जो आपकी मौजूदा अस्करी क़यादत, उसके साथ-साथ जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को इंटरैक्ट कर रहे हैं, आलमी मालियाती इदारों का इत्मीनान हासिल किया गया है, और आगे अगर चीज़ें बेहतर अंदाज में चलनी है, तो फिर एक दूसरे की खींचातानी के अंदर आप वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट बनाई जाए। देखिए, जब हुकूमत पीडीएम गवर्नमेंट आखिरी दिन थे, ख्वाजा साद रफीक वफाकी वज़ीर थे, एक उन्होंने एक इवेंट करवाया जहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल बताई। एक अफ्रीकी मुल्क की उन्होंने एग्जाम्पल, वहाँ पर पहुंचे, उनके हालात अच्छे नहीं है, लेकिन उनकी एयरलाइन वो हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर बिजनेस कर रही थी और बहुत शानदार चल रही थी। तो उन्होंने उसकी रीज़न पूछी, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो सियासी अदम इस्तेहकाम था, हुकूमत और अपोजिशन के बगैर इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद जारी रहता था, हमारे सारे इदारे बुरी तरह से मुतासिर हो चुके थे। अब जी। जो गवर्नमेंट उस वक़्त उन्होंने बनाई गई थी, उसके अंदर अपोजिशन के लोग भी वो जो है ना, वो बतौर वज़ीर बैठे काम कर रहे हैं, और जो तवानाई हम एक-दूसरे की खींचातानी पे और सियासी मुखालफत पर अपने करते थे तवानाई असर, वो अब हमने कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए अपनी तवानाइयों को सर्व कर रहे हैं और हमारी चीज़ें ग्रो कर रही हैं, इदारे ठीक हो रहे हैं। तो हमारी पीआईए की बात कर लें, सरकारी इदारों की बात कर लें, बुरी सूरत-ए-हाल है वहाँ पे। अगर महँगाई को कंट्रोल करना है, मुआशी तरक्की को बढ़ाना है, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है, और उसके साथ-साथ कर्ज़ों के चंगुल से निकलना है, तो फिर ज़रूरी है कि आपको गैर मामूली इक़दामात करते हुए गैर मामूली हुकूमत ही बनानी होगी, जिसके अंदर सबका स्टेक हो, एफर्ट करें। देखिए, अवाम को डिलीवर आपने करना है, तमाम सियासी जमातों का ऑब्जेक्टिव यही है। मुल्की हालात संवारने हैं, तमाम सियासी जमातों का मकसद यही है। तो फिर अगर जो बेहतर उसके लिए सिस्टम है और मिल बैठ के अगर काम हो सकता है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो मेरे ख्याल में मामला अल्टीमेटली शायद इसी तरफ ही जाएँगे, और एक कौमी हुकूमत ही बनेगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसका जो टारगेट है, उसको काफ़ी हद तक अचीव किया जा सकेगा। राइट सर। जी। हसन रज़ा पाशा साहब, एंड में आपसे जानना चाहूँगा, एक तो जो पहले हमने गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया था, अभी क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं जो इलेक्शंस इस तरह का हुआ है, उसके बाद क्या सख्त एक्शंस
एक्सपेक्टेड हैं या हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को लेकर, और फिर किस हद तक आप इन्हें देखते हैं मौजूद आइंदा होने वाले इंतखाबात में, ख़ास तौर पर इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद? देखिए, मुझे लग रहा है मैं जो फोर्स सी कर रहा हूँ, पहले अर्ज किया था कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे पीटीआई के लिए ये इन इलेक्शंस के हवाले से, जो कि उन्होंने वो अवेल नहीं किए और वो तगदो नहीं की अपने इलेक्शंस को एक आइडियल बनाने के लिए। तो उसमें फेलियर है इनका, तो मेरा ख्याल है कि इनको माइनस किया जा रहा है, और जब ये माइनस होगी तो फिर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे बहरहाल सवालिया निशान ज़रूर आएगा जो होंगे। और 2/3 मेजॉरिटी का पहले 1-2 तजर्बे हो चुके हैं, वो शायद कुछ जो ताकतें हैं उनको पसंद ना आए और वो उस तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह की अगर कौमी हुकूमत बनानी है जिस तरह की पहले बनी हुई थी, तो उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान होगा कि ये जो 16 महीने इन्होंने गुजारे हैं वो भी कोई इतने आइडियल नहीं है, मैं ब्लैक। और अगर इसी किस्म की हुकूमत बनी तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई आइडियल होगी और उसको हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान को तमाम बहरानों से वो निकाल पाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट अवाम का और वोटर्स का, उसको जब आप बाहर रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस से तो फिर मामला इतने सुलझेंगे नहीं और ये लावा पकता रहेगा जो कि किसी वक्त भी धमाका हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल गवर्नमेंट वाली पॉलिसी पीजी मेयर साहब की जो है, इसमें मैं कदरे इख्तलाफ रखूंगा दम के साथ कि ये एक आइडियलिज्म तो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली ये होने का चांस नहीं है, क्योंकि हम 13 जमातों की हुकूमत का ये देख आपके सामने है, उसके रिजल्ट्स क्या है और उस दौरान जो कुछ होता रहा है वो भी आपके सामने है। तो बेहतर ये है कि बाहर इलेक्शन ऐसे फेयर एंड फ्री होने चाहिए जिसमें तमाम पार्टीज को एक जैसा मौका मिलना चाहिए, वोटर को आज़ादी होनी चाहिए अपनी मर्जी के उम्मीदवार चुनने की, और वोटर्स को भी ये सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने वही चेहरे दोबारा लाने हैं तो फिर एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। इमरान खान को एक मौका मिला था कि उसको तमाम सिविल सोसाइटी बाहर निकली थी, उन लोगों ने भी वोट दिए थे जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिए थे, लेकिन इस मौके को गंवा दिया। 40 to 50% कैबिनेट लेकर आए जो पीछे परवेज मुशर्रफ की भी थी, पीपल्स पार्टी की भी थी, नून की भी थी, और वो पुराने चेहरे तब्दीली नहीं ला सके। तब्दीली का नारा बीच में ही रह गया और वो जो पुराने चेहरे थे उन्होंने अपना काम कर दिखाया और आज वो उसके साथ नहीं है। यही चीजें अब आइंदा आने वाले भी हुकूमत के लिए जरूरी है। अवाम को चाहिए कि नए चेहरे, पढ़े लिखे लोग मुंतखब करें, काम को मुल्क के लिए कर सके। अगर यही पुराने चेहरे आने हैं, राइट बादशाह साहब, बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया आपका। पुराने चेहरे यकीनन तब्दीली नहीं ला सकते, नए चेहरे शायद तब्दीली ला सकते हैं, ये एक आम तासुर यही है। नए भी थे, पुराने भी थे, उनका बेहतरीन इम्तजाज था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर ज़ाहिर है दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि जो तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उसका भी कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो फिर वहाँ पर एक नई डिबेट उठती है कि नए चेहरे, नए लोग, ना तजर्बाकार लोग वो बेहतर हैं या तजर्बाकार लोग मुल्क को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बहरहाल हम उम्मीद शफाफ इंतखाबात की करते हैं, सब जमातों के लेवल प्लेइंग फील्ड की करते हैं, और जिसको अवाम मुंतखब करें वही आकर बेहतर तौर पर मुल्क की भागदौड़ को संभालें और उसे सही सिमत में डालें। इसी चीज़ के लिए हम दुआ गो हैं। आज के प्रोग्राम से इतने, अहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।